स्पीड का ध्यान रखना, हैंड राइटिंग का ध्यान रखना, किस तरह से आपने किया? इसे और स्पीड भी हो, टाइम लिमिट हो, ये सब के लिए एक ही जवाब है, प्रैक्टिस। कि लोग कहते हैं अगर यूपीएससी आपको क्रैक करना है तो 18 घंटे, 19 घंटे, 17 घंटे मिनिमम इतना पढ़ना ही होगा। नहीं, उसमें ये भी तो गारंटी नहीं है कि 18 घंटे पढ़ के होगा भी। ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग दोनों में आपको क्या लगता है कि कौन सा ज़्यादा बेस्ट है और कौन सा रास्ता उनको अपनाना चाहिए? ये फिर से एक बहुत एक इंडिविजुअल चॉइस है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के अपने मेरिट्स, डिमेरिट्स हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ थे आदित्य बंसल साहब, IPS 2020। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र भाटी। आज हम बात करेंगे देश के एक ऐसे लाल की जो इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में SP रूरल की भूमिका में हैं। 2020 बैच के IPS ऑफिसर हैं, श्री आदित्य बंसल साहब। आदित्य, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आदित्य बंसल पंजाब के संगरूर में जन्मे और उत्तर प्रदेश में सर्विस कर रहे हैं। कैसा सफ़र रहा पंजाब से यूपी तक का? मेरा होम प्लेस संगरूर है, पंजाब में डिस्ट्रिक्ट है। वहीं पे मेरी स्कूली एजुकेशन हुई। उसके बाद जो मेरी ग्रेजुएशन है वो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के खालसा कॉलेज से की, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में। उसके बाद मेरा जेन्युइनली रुझाव जो था वो यूपीएससी की तरफ था। मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, सेकेंड अटैम्प्ट में मुझे IPS मिला और मेरे को काडर जो है उत्तर प्रदेश मिला। ये बड़ी उपलब्धि थी कि सेकंड अटेम्प्ट में आपने क्रैक कर लिया। शुरू से माइंड में था आपके में कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, क्योंकि जिस तरह से आपने BA ऑनर्स लिया, दिल्ली से आपने पढ़ाई की, तो क्या पहले से एक तय था कि मुझे इसी डगर पर चलना है, इसी रास्ते पर जाना है मुझे? जब मैं क्लास 12th में था तभी कहीं ना कहीं मेरा जो रुझान है वो पब्लिक सर्विस में बन गया था, और तभी मैंने डिसाइड किया था कि मुझे जो है पब्लिक सर्विस की किसी फील्ड में जाना है। इसीलिए मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो ह्यूमैनिटीज़ में किया, और जेन्युइनली मेरा जो इंटरेस्ट है वो पब्लिक सर्विस की तरफ ही था। और ग्रेजुएशन के बाद फिर मैंने UPSC अटैम्प्ट दिया और सेकेंड अटैम्प्ट में फिर हो गया। अमूमन हर कोई जब UPSC की तैयारी करता है सोचता है यार मुझे एक अधिकारी बनना है, तो होम स्टेट को अपना कैडर लेने की प्रायोरिटी रखता है। तो आपने कौन से वो राज्य थे जिनको प्रेफरेंस दी कि अगर मैं सिलेक्ट हो जाता हूँ तो मैं इस स्टेट में जाना चाहूँगा? जो कार्डर एलोकेशन है, जो स्टेट एलोकेशन है, वो दोनों चीज़ों पर आधारित होता है। आपकी अपनी प्रेफरेंस और सेकंड आपकी जो वैकेंसीज आती हैं उसके आधार पर। मैंने जो अपना फॉर्म भरा था उसमें जो प्रेफरेंसेस थी, नेचुरली जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो होम स्टेट अपना पंजाब था। सेकंड नंबर पे मेरा जो उत्तर प्रदेश ही था। थर्ड पे मेरा महाराष्ट्र था, पर मेरे को अपनी सेकंड चॉइस लगी। यूटी के बारे में आपने नहीं सोचा? यूटी के बारे में, क्योंकि दिल्ली में रहने का मौका मिलेगा। दिल्ली की लाइफ के प्रति कभी मेरा कोई खास अट्रैक्शन नहीं रहा है। मेरा सेकंड चॉइस जो थी वो उत्तर प्रदेश ही थी। उत्तर प्रदेश जिस तरीके से एक बड़ा राज्य है, काफ़ी काम करने की अपॉर्चुनिटी है, और मेरा इंटरेस्ट जो था वो सेकंड नंबर पे यूपी में ही था। अगर मैं पारिवारिक बैकग्राउंड की बात करूं तो वहाँ पर चूँकि मेडिकल से आपके घर में लोग हैं, आप भी खुद MBBS की तैयारी कर रहे थे, तो घर वालों ने बोला नहीं कि यार तुझे तो डॉक्टर बनना है, तू कहाँ जा रहा है ये सर्विस की तैयारी करने है? नहीं, बिल्कुल, मेरे दोनों पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, और इसीलिए कहीं एक नेचुरल स्वाभाविक रूप से मैंने अपना 11th-12th जो है वो मेडिकल में किया था। मेरे पास जो सब्जेक्ट्स थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी थे। मैंने नीट का एग्ज़ाम भी दिया था, और मेरी दिल्ली के UCMS में, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज है दिल्ली में, वहाँ पे मेरा एडमिशन भी हो गया था। पर कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कोई मेडिकल साइंसेज में नहीं था। कोई बहुत ज़्यादा मैं अपने आप को कोई डॉक्टर बनता हुआ नहीं देखता था, या मेरा कोई बहुत इंटरेस्ट उस फील्ड में नहीं था। तो इसलिए मेरा जो मन था पब्लिक सर्विस में जाने का, ये ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट पढ़ने का, तो फिर मैंने उस आधार पर अपना जो है चेंज करके DU में एडमिशन ले ली। आज क्या देखते हैं आप कि आपने जो डिसीजन लिया था वो ठीक था? डॉक्टर से कहीं ज़्यादा बेहतर एक IPS ऑफिसर है? देखिए, ऐसा कोई प्रोफेशन का कंपैरिजन नहीं हो सकता है। जैसे कि हर प्रोफेशन की अपनी एक लाइफ है, अपना एक सबका एक अपने कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी को, उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। ये आदमी का व्यक्तिगत एक रुझान है कि आदमी को अपने अंदर क्या लगता है कि उसका स्किल सेट क्या है, उसका एप्टीट्यूड क्या है, उसको किस चीज़ में रुचि है। क्योंकि जिस चीज़ में रुचि होती है उसी में आप अपना बेस्ट एफर्ट दे सकते हैं, उसी में आप अपना 100% दे सकते हैं, और उसी में कहीं ना कहीं आप काम करके सेटिस्फेक्शन फील करते हैं। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई प्रोफेशन एक दूसरे से बेटर है, पर हाँ, मेरा जो डिसीजन अगर मैं रेट्रोस्पेक्ट में देखूँ तो बिल्कुल सही था, क्योंकि मेरा इसी फील्ड में जो है इंटरेस्ट है। चूँकि दिल्ली से आपने ग्रेजुएशन किया आदित्य जी, उसके बाद आपने तैयारी भी दिल्ली से की है, तो आपके लिए थोड़ा आसान रहा होगा कि आपको वहाँ की जानकारी थी दिल्ली की कि किस कोचिंग इंस्टीट्यूट से मुझे
तैयारी करनी है, किसके पास जाना, कहीं से गाइडेंस अच्छी मिलेगी, किस तरह से आपने स्ट्रेटजी अपनाई अपनी प्रिपरेशन के दौरान? देखिए प्रिपरेशन जो है मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, कुछ बेसिक कोचिंग 1 साल की मैंने। पर मेरा कहीं न कहीं मानना है कि आजकल जिस हिसाब से यूपीएससी का एग्ज़ाम है, कोचिंग कोई बहुत अनिवार्य चीज़ नहीं है कि आपको कहीं जगह कोई एक पर्टिकुलर कोचिंग ज्वाइन करेंगे आप तभी सिलेक्ट होंगे, या कोचिंग के बिना आप नहीं हो सकते। आजकल ऑनलाइन इतना रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं, इतनी आपके पास हर तरीके से स्टडी मटेरियल है, इतना वीडियोज़ है, गाइडेंस है कि वो आपकी एक व्यक्तिगत चॉइस है कि आपको लगता है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में गाइडेंस चाहिए, आप खुद से नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप उस सब्जेक्ट की कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। आपको पूरे जीएस की लगता है कि ज्वाइन करने की जरूरत है, आप पूरे जीएस की कर लीजिए। आपको लगता है कि नहीं मुझे कोचिंग नहीं, खुद से ही पढ़ लूंगा, तो एक वो इंडिविजुअल चॉइस है वो अपनी। अभी इससे पहले एपिसोड में हमने बात की थी, आपके सीनियर ऑफिसर हैं एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक सिंह, चूँकि 2011 में उन्होंने क्रैक किया था। उस दौरान जो सिलेबस था और आज का सिलेबस है, कितना अंतर आप देखते हैं आप दोनों की तैयारी के दौरान, सिलेबस जो चेंजेस हुए उसमें? देखिए यूपीएससी एग्जाम में निरंतर जो है वो एग्जाम में जो चेंजेस चलती रहती हैं सिलेबस में, पैटर्न में। 2011 और 20 में रेगुलर बहुत सारी चेंजेस आई हैं। अगर हम प्रिलिमिनरी एग्जाम की बात करें तो उसमें पहले जो ऑब्जेक्टिव है वो जीएस के साथ साथ एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी रहा करता था। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट खत्म हो चुका है और केवल एक जीएस पेपर ही आपका जो है जिससे आपके मार्क्स डिटरमिन होते हैं। दूसरा, एक प्रीलिम्स में एक सीसेट का पेपर भी ऐड हो गया है जो क्वालिफाइंग नेचर में है। मेंस की बात करें तो उसमें पहले 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करते थे, वो हटकर अब केवल एक ही ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया है। जीएस की कहीं ना कहीं वेटेज बढ़ गई है और जीएस में एक नया जो है एथिक्स का पेपर जो है वो नया ऐड कर दिया गया है। तो इस प्रकार से कुछ चेंजेस जो हैं वो लगातार हुई हैं। तैयारी आप कर रहे थे, कितने घंटे की आपकी तैयारी होती थी पर डे की? क्योंकि सबसे बड़ी सवाल यही है यहाँ पर कि लोग कहते हैं अगर यूपीएससी आपको क्रैक करना है तो 18 घंटे, 19 घंटे, 17 घंटे मिनिमम इतना पढ़ना ही होगा। नहीं, उसमें ये भी तो गारंटी नहीं है कि 18 घंटे पढ़ के होगा भी। ये एक सवाल ही गलत है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए कितना नहीं। ये आपका जो है आपके सबसे पहले अंदर से ये सवाल तब उसमें ज़्यादा आता है अगर आप एक फोर्स टारगेट आपका कि मेरे को यूपीएससी करना है, कोई आपको घर वाले प्रेशर कर रहे हैं या आपने एक वैसे एक टारगेट किसी ने दे दिया है, तब आप सोचते हैं कि मैकेनिकली मैं कितने घंटे पढ़ूँ। अगर आपके अंदर से आता है, यूपीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कोई पूछता है कि हमें यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उसका सबसे पहली चीज़ है कि आपके अंदर से क्या वो चीज़ आती है कि मेरे को यही फील्ड में जाना है, यही करना है, ये एग्जाम करना है। अगर आपको वो करना है तो आप उसमें एक आकलन कर लीजिए, पूरा एनालिसिस कर लीजिए कि ये सब मुझे करने की जरूरत है, इतना मेरे पास टाइम है, ये मेरे पास सिलेबस है। जैसे आपके पास आपको एक किताब खत्म करनी है, उसके 10 चैप्टर हैं और 10 दिन में खत्म करने हैं, तो 10 दिन में खत्म करने में तो एक चैप्टर एक दिन में लगभग करना होगा। उसको जितना भी समय लगेगा आपके ऊपर है। कोई आदमी वो 2 घंटे में कर लेगा, कोई 1 ही घंटे में कर लेगा, किसी को 3 लगेंगे। तो जो समय की बात है वो एक इंडिविजुअल चीज़ है। आपका जो सिलेबस पूरा होना चाहिए और गिवन टाइम में पूरा होना चाहिए। सब्जेक्ट की बात करें, चूँकि आपने जब यूपीएससी क्रैक किया 2020 में, तो उस वक्त जो सब्जेक्ट है वो सिंगल रह गया था, ना तो प्री में बचा था और मेंस में जो 2 थे वो एक ही हो गया था। तो क्या सब्जेक्ट रहा? दोनों अटैम्प्ट में आपने सेम सब्जेक्ट रखा या फिर चेंज किया? नहीं, मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस ही था दोनों अटेम्प्ट्स में। पीएसआईआर दोनों बार वही रहा? बिल्कुल। क्या हमारे जो युवा हैं, चूँकि मेरा खुद का पॉलिटिकल साइंस रहा है तो काफ़ी इंटरेस्टेड है वो सब्जेक्ट भी, तो हमारे जो यूथ है जो तैयारी कर रहा है, क्या उनको सलाह देना चाहेंगे कि किस तरह से वो सिलेक्शन करें सब्जेक्ट का, किस आधार पर करें? क्योंकि कुछ लोगों को ये लगता है कि यार ये सब्जेक्ट ले लेता हूँ तो इसमें ज़्यादा इजी मेरे लिए हो जाएगा, जबकि उनका डिसीजन वो गलत हो जाता है। देखिए सब्जेक्ट लेने के एक ही आधार है, आपका इंटरेस्ट कितना है। क्योंकि सब्जेक्ट एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको बहुत डीप स्टडी करना होता है। जो जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स हैं वो आपको सब एक बेसिक एक जनरल नॉलेज आपकी होनी चाहिए, और जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आप चूज करते हैं वो काफ़ी डीप, ऑलमोस्ट आप मान लीजिए ग्रेजुएशन जितनी नॉलेज। किसी भी सब्जेक्ट में आप जितना ग्रेजुएशन करेंगे उतना आपसे एक्सपेक्टेड रहता है ऑप्शनल में कि उतना आपका वो पढ़ा हुआ हो। तो आप किसी एक सब्जेक्ट को ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ लें तो उसके लिए आपका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा रहना चाहिए। इंटरेस्ट देखने का एक सिंपल सा तरीका ये है कि आप उस सब्जेक्ट का सिलेबस निकाल लीजिए, कि उस सब्जेक्ट का यूपीएससी की वेबसाइट पर सिलेबस देख लीजिए कि ये उसका सिलेबस है, ये उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो आप देख लीजिए आपको क्या लगता है कि आप ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आपका इसमें इंटरेस्ट बन रहा है, आप इसको इतना डीपली पढ़ पाएंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ आपका इंटरेस्ट है और उस ऑप्शनल में एनफ स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है तो आप वो ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बड़ा चलन चल गया आजकल। अब बहुत सारे, अभी इसी साल का जो रिजल्ट भी आया था उसमें ये भी कहा गया है कि जो टॉप 6 स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन ही क्लासेस कर रहे थे, ऑफलाइन वो कोचिंग नहीं जा रहे थे वो। तो पहले क्या था कि ऑनलाइन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, तो अब जो बच्चे के पास विकल्प आ गया है ऑनलाइन,
ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग दोनों में आपको क्या लगता है कि कौन सा ज़्यादा बेस्ट है और कौन सा रास्ता उनको अपनाना चाहिए? ये फिर से एक इंडिविजुअल चॉइस है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के अपने मेरिट्स डिमेरिट्स हैं। ऑनलाइन का सबसे बड़ा मेरिट ये है कि अगर किसी को अपने घर से ही होम टाउन से रहकर प्रिपेयर करना है, हर कोई आदमी दिल्ली जाना अफोर्ड भी नहीं कर सकता, बाहर रहना बाहर करना कोई ना अफोर्ड कर सकता है ना हर के लिए संभव होता है। तो अगर आप अपने घर पे ही रह के तैयारी करना चाहते हैं या आपको लगता है कि आने जाने में कोचिंग में आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है, कहीं कोई हो सकता है कोई दिल्ली में भी हो पर दिल्ली में भी कोई दूर रह रहा है, फिर आपका आने जाने में टाइम वेस्ट हो रहा है या कई बार कोचिंग में और आपका किसी अन्य प्रकार से टाइम वेस्ट हो रहा है, आप नहीं करना चाह रहे, तो उस हिसाब से ऑनलाइन एक अच्छी ऑप्शन है। कई लोग बड़े स्मार्ट होते हैं कि वो सोचते हैं कि 3 घंटे की मैं पूरी क्लास इतना स्लो स्लो क्यों सुनूंगा, बीच बीच में से इंपॉर्टेंट पार्टी कर लूंगा या ज़्यादा स्पीड पे कर लूंगा, उस तरीके के भी लोग रहते हैं। तो अगर आपको उस तरीके से ऑनलाइन का एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि कई बार ऑनलाइन में कंसंट्रेशन नहीं बन पाती, डिसिप्लिन नहीं बन पाता। ऑनलाइन में आपको लगता है कि आज 3 घंटे की क्लास है, सुबह चलो सो जाते हैं कि शाम को कर लेंगे, शाम को नहीं तो कल भी कर लेंगे, तो वो एक डिसिप्लिन नहीं बन पाता। ऑफलाइन में क्या है कि आपकी क्लास आज है तो आपको आज ही जाना है और आप उस बहाने उसको अटेंड कर लेते हैं। तो वो दोनों चीज़ें, अगर आपको लगता है कि नहीं आप डिसिप्लिन एनफ नहीं है ऑनलाइन क्लासेस के लिए तो आप ऑफलाइन कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं आप उसमें बेटर आपका टाइम यूटिलाइजेशन होता तो आप ऑनलाइन कर लीजिए। आदित्य जी, आपके हम पहले अटैम्प्ट के बारे में अगर बात करें, जब फर्स्ट अटैम्प्ट आपने दिया तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, कहाँ जाकर ब्रेक लगा? फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ था, और उसमें जो पिछले एपिसोड में जैसे एसएसबी सर बता रहे थे, तो सेम चीज़ की प्रीलिम्स को कई बार हम बहुत लाइटली ले लेते हैं। मैंने भी सोचा कि बहुत कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिए हैं हमने ऑब्जेक्टिव टाइप की, प्रीलिम्स तो हो ही जाएगा, तो उसको कहीं ना कहीं लाइटली हम ले लेते हैं, और लाइटली नहीं लेना चाहिए। प्रीलिम्स आज की डेट में जो है तीनों स्टेप्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टफ जो कॉम्पिटेटिव स्टेप है वो प्रीलिम्स का ही है। 10 लाख उसमें एप्लीकेंट हैं और बहुत कम लोग उसमें सिलेक्ट होते हैं। बहुत टफ उसमें पेपर का जो टफनेस है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो आप कतई जो है प्रीलिम्स को बिल्कुल लाइटली मत लीजिए। प्रीलिम्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपका तैयारी होनी चाहिए, और उसमें खास करके आपके मॉक टेस्ट पेपर देना, क्योंकि प्रीलिम्स के जो है अगर आप सोचें कि उसी दिन जाकर आप पेपर अटेम्प्ट कर देंगे तो वो बहुत डिफिकल्ट रहता है। आप कम से कम 40-50 टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर प्रीलिम्स से पहले आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि 2 पेपर आने हैं, एक जीएस का है, दूसरा सीसेट है, तो वो कहते हैं यार एक काम करते हैं 50-50 बांट लेते हैं टाइम को ना, आधा टाइम हम जीएस को देते हैं, आधा टाइम हम सीसेट को देते हैं। तो क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, क्योंकि सीसेट तो सिर्फ क्वालिफाई करना है और जीएस का तो मेरिट लगना है? देखिए दोनों बातें हैं। सीसेट ये बात आपकी सही है कि केवल क्वालिफाइंग पेपर है, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा समय भी नहीं देना चाहिए। मेन आपका फोकस तो जीएस पे ही रहना चाहिए, जिसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा और आपको मेंस देने का मौका मिलेगा। पर दूसरी ओर एक ये भी बहुत है कि सीसेट का जो पेपर है उसकी भी टफनेस बहुत बढ़ रही है। ऐसा भी कई हमारे पास एक्सपीरियंस हमारे साथी थे जिनका प्रीलिम का जीएस क्लियर हो गया, पर वो प्रीलिम क्लियर नहीं कर पाए क्योंकि वो सीसेट की कट ऑफ ही क्लियर नहीं कर पाए। तो अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं या आपको लगता है कि आपकी मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छी है, आप सीसेट कर लेंगे, तो आप ठीक है उस पर कम समय दे दीजिए। पर अगर आपको लगता है कि सीसेट आपका कमजोर है तो आपको जरूर उस पर भी काफी ध्यान देना चाहिए। उसका एक सिंपल रास्ता ये है कि आप प्रीवियस ईयर सीसेट के पेपर्स, जैसे आप अगर इस साल तैयारी कर रहे हैं तो पिछले 2 साल के सीसेट के पेपर आप घर पे अटेम्प्ट करके देख लीजिए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आप इजीली कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं उस पर, तो आप उस पर थोड़ा कम भी टाइम दे देंगे तो कोई समस्या नहीं है। पर अगर आप कट ऑफ ही क्लियर नहीं कर रहे हैं तो आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। नहीं, बाकी बड़ी बात आपने बोली है कि ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाएगा इसको, कि ठीक है यार सीसेट तो सिर्फ क्वालिफाई करना है तो इस पर बाद में देख लेंगे, आखिरी के 10 दिन में हम तैयारी कर लेंगे। लेकिन आपने बताया कि आप ही के कोई साथी थे जो जीएस तो हो गया लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर पाए सीसेट को। आदित्य जी, दरअसल हमारे इस कार्यक्रम का मकसद यही था कि जो भ्रम बच्चों में है वो उनका दूर हो जाए, उनको एक गाइडेंस मिल जाए, क्योंकि अगर किसी को सही गाइडेंस मिल जाती है तो उसको सफलता आसानी से भी मिल जाती है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, आपसे बात करते हैं। चूँकि आप सिलेक्ट हो गए हैं, आपने सेकंड अटैम्प्ट में आपने काम किया मेंस की तैयारी के लिए, ऐसे निबंध, आप चूँकि इंग्लिश बैकग्राउंड से तो आपने ऐसे लिखा होगा, तो उसमें कितना मुश्किलें देखने को मिली, किस तरह से आपने उसकी तैयारी की, क्योंकि स्पीड का ध्यान रखना, हैंड राइटिंग का ध्यान रखना, किस तरह से आपने किया तैयारी? ऐसे देखिए बहुत एक अहम भूमिका यूपीएससी में निभाता है, क्योंकि उसको मार्क्स बहुत कैरी करता है। पूरे जीएस पेपर जितने मार्क्स केवल 2 एसे में रहते हैं, और बहुत एक विस्तृत एसे लिखना होता है, करीब 1000 से 1200 वर्ड्स, यानी कि 10 से 12 पेज का एक ही टॉपिक के ऊपर लिखना। तो वो बहुत विस्तृत भी हो, उसमें एक फ्लो भी हो, सारी भावनाएं भी हो, किसी भी पढ़ने वाले के लिए बोरिंग ना हो, वो एकदम लगातार उसको पढ़ ले, इसे और स्पीड भी हो, टाइम लिमिट हो। ये सब के लिए एक ही जवाब है, प्रैक्टिस। काफ़ी ज़्यादा इसमें लिख लिख कर बार बार प्रैक्टिस की जाए और नए नए आइडियाज़ देखे जाएं कि कैसे आप अपने एस्से को बेहतर बना सकते हैं,
कुछ कोटेशंस आप याद कर लीजिए गूगल से निकाल करके, कुछ कोटेशंस कर लीजिए, कुछ स्टोरीज, कुछ शॉर्ट स्टोरीज, कुछ एनेक्डोट्स, कुछ रीडिंग आपकी जो एक्स्ट्रा रीडिंग रहती है वो ऐसे में जो है वो काफ़ी हेल्प करती है आपको। चूँकि PSIR आपका सब्जेक्ट रहा है तो इससे निश्चित तौर पर GS में भी थोड़ा बेनिफिट मिला होगा। इंटरव्यू में जब आप गए होंगे तो क्या हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो रिलेशनशिप है उसको लेकर भी आपसे कुछ सवाल पूछे गए, आपने वो भी उसमें ऐड ऑन किया था? बिल्कुल, बेसिकली आपका इंटरव्यू में जो आपका बैकग्राउंड है उसी के संबंध में आपसे सवाल पूछे जाते हैं। जो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है उस ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पर, आपके जिस कॉलेज से पढ़े हैं उसके संबंध में, जो आपका कोई अगर जॉब एक्सपीरियंस रहा है तो उसके संबंध में, कोई होम प्लेस हो तो उसके संबंध में। तो निश्चित रूप से क्योंकि मेरा PSIR ग्रेजुएशन था और वही ऑप्शन था तो डेफिनेटली इसीलिए मैंने पूछा, क्योंकि आपने लेकिन मेडिकल साइंस का भी जिक्र उसमें जरूर किया होगा। नहीं, उसमें मेडिकल साइंस का फॉर्म में नहीं रहता, मेनली ग्रेजुएशन का ही पूछते, ग्रेजुएशन किसमें। PSIR क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन था तो उसी से सवाल है। तो उसका कुछ बेनिफिट मिला आपको ग्रेजुएशन में, चूंकि वही सब्जेक्ट था, वही आपको मेंस में भी सपोर्ट किया है और इंटरव्यू में भी वही सवाल आपसे अगर? बिल्कुल बिल्कुल, उसका हेल्प रहता है। IPS ज्वाइन करने के बाद पुलिसिंग को कैसे देखते हैं? पुलिसिंग देखिए बहुत एक इफेक्टिव एक माध्यम है लोगों की हेल्प करने का, एक समाज में एक अच्छी एक पॉजिटिव भूमिका निभाने का। पुलिसिंग की जो एक सबसे एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ है कि वो किसी की समस्या का बहुत एक इंस्टेंट समाधान कर सकते हैं, जैसे बाकी सेवाओं में भी है, पर आपको कुछ समय लगता है कुछ करने में, कोई प्रक्रिया से। पुलिस में एक बेस्ट चीज़ ये है कि आप किसी, अगर आपके पास कोई जेन्युइन आदमी मदद के लिए आता है तो बहुत जल्दी आप उसको जो है उसकी समस्या का आप निवारण कर सकते हैं। ये बहुत एक सेटिस्फैक्शन की चीज़ रहती है। कोई ऐसा चॉइस है कि मुझे स्पेशल किसी इसी एजेंसी को भी कभी काम करने का मौका मिले कि मुझे CBI में जाऊँ, मैं ED में जाऊँ, NIA में जाऊँ, ATS में जाऊँ, स्पेशल सेल में मैं जाऊँ, इस तरह से कुछ? अभी तो बहुत अर्ली है, अभी तो मेरे करियर की शुरुआत है। अभी तो जैसे जो जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, अभी तो जो फील्ड में अभी तो पहले सीखने के लिए, करने के लिए अभी तो यही है। एजेंसीज वाली बात तो बहुत बात की है। चलिए कोई बात नहीं, चूँकि सर्विस बहुत लंबी है, सभी में जाने का मौका भी आपको मिलेगा। जो हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको क्या मूल मंत्र देना चाहेंगे सफलता के लिए? सफलता के लिए एक मूल मंत्र यही है कि पहले अपने आप को जानिए। कोई एक होड़ में मत लगिए कि हमें यही करना है, जैसे बार बार अब यहाँ पे चल रहा है UPSC ये सब। ये कोई जो है कोई बहुत एक ही रास्ता नहीं है जीवन में कुछ करने का। सफलता हमेशा उसी में मिलती है। पहले आप अपने आप को जानिए कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपके इंटरेस्ट क्या है, आपकी रुचि किस चीज़ में है, और उस आधार पर आप एक अपने आप के साथ मंथन करिए कि आप अपना जीवन किस दिशा में देखते हैं, आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं, 10 साल बाद कहाँ देखते हैं। जब उस आधार पर आप अपना खुद निर्णय लेंगे और उस निर्णय पे फिर खुद मेहनत करेंगे और अपनी जिम्मेवारी लेंगे कि उसके जो भी आउटकम हो, तो उसे निश्चित रूप से ही कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलती है, चाहे फिर किसी भी फील्ड में हो। एक आदित्य बंसल साहब, एक और आखिरी में सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। चूँकि आपकी जो नौकरी है वो ये है कि आज इस ज़िले में है, कल पता लगे कि यहाँ से 200 किलोमीटर दूरी के ज़िले में आप चले जाएँ, वहाँ के कल्चर को समझना, वहाँ के इलाके को समझना, वहाँ के लोगों को समझना, क्योंकि आपका काम डायरेक्टली पब्लिक से है, पब्लिक डीलिंग से है, और एक भरोसा दिलाना उनको कितना बड़ा चैलेंज है, कैसे करते हैं सब आप? ये लोगों से वार्ता से, जितना आप लोगों से मिलिए उतना ही ज़्यादा वहाँ के लोगों के थॉट प्रोसेस, उनका कल्चर, उनके कंसर्न, उनकी प्रॉब्लम, उस सबके बारे में धीरे धीरे जानकारी होती रहती है। तो जितना लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो धीरे धीरे जानकारी होती है। कुछ चेंजेस नज़र आता है पंजाब और उत्तर प्रदेश में, वहाँ के कल्चर में, वहाँ के लोगों में? मैं क्योंकि अभी तक जो मेरी पोस्टिंग रही है सब वेस्टर्न यूपी में रही है। पहले मैं बुलंदशहर में था, फिर मेरठ में भी, यहाँ पर तो काफ़ी वेस्टर्न यूपी का तो पंजाब से कल्चरल सिमिलरिटी है। थोड़ी बहुत भाषा में सब में है डिफरेंसेस, पर मोस्टली कल्चरल सिमिलरिटी। ये प्लस पॉइंट है कि धीरे धीरे आप उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं अब। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य बंसल साहब हमसे बात करने के लिए। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ थे आदित्य बंसल साहब, IPS 2020 कैडर के, जिन्होंने बताया कि आखिरकार अगर आपको कामयाब होना है तो किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। फिर एक बार आपसे होगी मुलाकात एक और देश के लाल के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्पीड का ध्यान रखना, हैंड राइटिंग का ध्यान रखना, किस तरह से आपने किया इसे, और स्पीड भी हो, टाइम लिमिट हो, ये सब के लिए एक ही जवाब है, प्रैक्टिस। लोग कहते हैं अगर UPSC को क्रैक करना है तो 18 घंटे, 19 घंटे, 17 घंटे मिनिमम इतना पढ़ना ही होगा। नहीं, उसमें ये भी तो गारंटी नहीं है कि 18 घंटे पढ़ के होगा भी। ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग दोनों में आपको क्या लगता है कि कौन सा ज़्यादा बेस्ट है और कौन सा रास्ता उनको अपनाना चाहिए?
ये फिर से एक बहुत एक इंडिविजुअल चॉइस है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के अपने मेरिट्स डिमेरिट्स हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ थे आदित्य बंसल साहब, IPS 2020